जब अवनी घर से बाहर निकली तो उसके पास कुछ नहीं था। वह बेसहारा और दुखी दिख रही थी। मगर बाहर निकलते ही एक ब्लैक कार जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। अवनी सीधा जाकर उसमें बैठ जाती है। अवनी जिस कार में बैठी, उस कार की ड्राइविंग सीट पर चिराग बैठा हुआ था। उसे अब तक जो भी हुआ वह सब कुछ मालूम पड़ चुका था। अब वह भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि राजवीर जी को अवनी की बात पर कोई यकीन रहा ही नहीं था। चिराग ने कहा, मैडम आप चिंता मत करिए, हम उस घटिया आदमी शेखर से सच उगलवा लेंगे। वही आपके पापा के सामने जाकर सब कुछ बोलेगा, फिर तो आपके पापा आपका यकीन कर लेंगे। अवनी ने कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। हो सकता है वो भी उन लोगों की तरह बदल जाए, तो पापा मुझे और भी ज्यादा गलत समझेंगे। मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वैसे भी मॉम की तबीयत का कुछ पता नहीं। ये कहते कहते अवनी का गला भर आया। अवनी अपनी मॉम से मिलने जाना चाहती थी, मगर शायद अब ये पॉसिबल नहीं था। उसके पापा उसे कभी रागिनी जी से मिलने नहीं देते। अवनी को इतना डिस्टर्ब देख चिराग आगे कुछ नहीं कहता। वह सीधा अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से ले चलता है। चिराग अपनी कार शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रोकता है, जहां हाई क्लास सोसाइटी थी। यहाँ पर अवनी का खुद का एक फ्लैट था। चिराग उसे वहां छोड़ चला जाता है। अयान मालिनी से गुस्सा होकर अपने घर आ गया था। वह कल रात हुई हर एक घटना से अनजान था। उसे सुबह ही सारी बात का पता चला। उसने तुरंत ही अवनी का पता लगा लिया था। जैसे ही अजय ने सारे मामले को अयान के सामने रखा और फिर अयान तुरंत ही अवनी के पास जाने को तैयार हुआ। तभी अजय ने कहा, मगर सर एक बात और थी। अयान ने कहा, बोलो। अजय ने थोड़ा डरते हुए कहा, सर वो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो और अवनी में मेरा मतलब। अवनी मैडम वही है। अयान ने गुस्से से कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सब पता लगाना बंद कर दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे चाहता हूँ, वो सिर्फ मेरी है। ये बोला अयान वहां से निकल गया और अजय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अपने फ्लैट में आकर अवनी फ्रेश होती है। वह पूरी रात नहीं सोई थी, फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो खुद को बहुत ही अकेला फील कर रही थी। अवनी जैसे ही सोफे पर बैठी वैसे ही डोरबेल बजी। वह सोचने लगी कि आखिर यहाँ पर कौन ही आया होगा। इस जगह का पता तो चिराग के अलावा कोई नहीं जानता था और वह तो अभी अभी यहाँ से गया था। अवनी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। सामने अयान खड़ा था। वो अवनी को इस हालत में देख बहुत ही बुरा फील कर रहा था। वह तुरंत ही बोला, मुझे तुम्हारी मॉम का सुनकर बहुत दुख हुआ। जैसे ही अयान ने रागिनी जी का कहा, तुरंत अवनी की आंखें भर आई। न जाने क्यों मगर उसे कोई चाहिए था जो उसके दर्द को समझे। वह तुरंत ही अयान के गले लगकर रोने लगती है। वो दोनों अभी दरवाजे पर ही खड़े थे। कुछ पल इस तरह रोकर अवनी अपने दिल को हल्का सा महसूस करती है। फिर उसे अचानक कुछ याद आता है और वह शक की निगाहों से अयान की ओर देखती है और पूछती है, आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? यह कोई आम बात नहीं थी। बिना कोई हाव भाव अयान घर के अंदर आ जाता है। वो चारों ओर घर को देख सोफे पर बैठ जाता है। ये 2 BHK फ्लैट था। अयान तो यहाँ इस तरह आ रहा था जैसे ये उसका खुद का ही घर हो। अवनी अयान के पास जाकर कहती है, आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? कौन हो तुम? और अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। अयान ने कहा, मैं तुम्हें ना ढूंढ सकूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है अभी तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। अवनी साफ कहती है, देखो मैंने जिस वजह से तुमसे शादी की थी, अब उसके कोई मायने नहीं रह गए। और तुम किस वजह से मेरे साथ थे वो मैं नहीं जानती। अगर तुम पैसों के कारण मेरे साथ थे तो अब वह मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात, अगर तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए साथ थे तो भूल जाओ। मैं अभी भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अयान ने तिरछी मुस्कुराहट से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहती हो। बात सिर्फ इतनी है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। ये कहते हुए अयान अपनी जगह से खड़ा हो गया और वह अवनी को एक बाजू से पकड़ लेता है। अयान ने अवनी को टाइटली पकड़ रखा था, शायद उसे दर्द भी हो रहा था। अयान को इस तरह एग्रेसिव होता देख अवनी घबरा गई। अवनी की आंखों में डर देख अयान ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं और मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं। अवनी ने कहा, कौन हो तुम? अयान ने डेविल हंसी हंसते हुए कहा, ये जानने में अभी बहुत वक्त है मेरी जान। अवनी घबरा चुकी थी। अयान के बारे में वो कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी। ऊपर से अयान उससे इस तरह की बातें कर रहा था। आज तक अवनी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर अयान अवनी की बाजू को छोड़ अपनी चारों ओर देखने लगता है और कहता है, वैसे ये जगह भी बुरी नहीं है। हम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हैं।
मैं आज ही अपना सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। अब हम ये साथ में रहेंगे। अवनी तो बस अयान को टिक टिकी लगाकर देख रही थी। उसे समझना बहुत ही मुश्किल था या फिर नामुमकिन था। अवनी के लिए अयान की बातें समझ से बाहर थी। वो अभी भी उसके साथ रहना चाहता था, वह भी जबरदस्ती। और अब तो अवनी भी उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। आखिर वो अयान के खतरनाक ऑरा को पहचान चुकी थी। शायद जो वो कह रहा था वह सिर्फ मजाक या धमकी नहीं थे। अवनी एक लंबी सांस छोड़ सोफे पर बैठ जाती है। आखिर वह कुछ नहीं कह कर सकती थी। अवनी को यूं गुमसुम बैठा देख अयान ने कहा, लगता है तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया। चलो मैं अभी कुछ बना देता हूँ, फिर हम लोग नाश्ता करके तुम्हारी मोम को देखने के लिए जाएंगे। अवनी अयान की ओर देखती भी नहीं है, वो उसे इग्नोर कर आंखें बंद कर सोफे पर अपना सिर टिका देती है। अयान उसके बाद किचन में चला जाता है। वो वहां पर देखता है, वहां पर कुछ खास सामान नहीं था, बस कुछ चीजें ही थी। वह उससे अवनी के लिए नाश्ता बनाने की कोशिश करता है। अयान बचपन में अपनी मॉम के साथ किचन में वक्त बिताया करता था। वह बहुत कुछ अपनी मॉम से सीखा था और वह उसे अभी भी याद था। हालांकि उसने बीच में कई साल इन सब चीजों को देखा तक नहीं था, मगर वह आज भी कुछ नहीं भूला था। वहां पर एक टीवी भी था। अवनी बहुत ही बोर हो रही थी। वह कुछ मूड ठीक करने के लिए टीवी ऑन कर देती है, तो उस पर न्यूज में उसकी मॉम के बारे में दिखा रहे थे। हालांकि मीडिया वाले तो इन्हें एक हादसा ही बता रहे थे, मगर अवनी ही जानती थी कि असल बात क्या थी। अवनी के दिमाग में वही चीज फिर से आने लगती है जब अनन्या ने रागिनी जिसको धक्का दिया था। अवनी तुरंत ही उस चैनल को बदल देती है। वहीं दूसरी जगह न्यूज में दिखा रहे थे कि मालिनी रोया का चेहरा किसी कॉस्मेटिक की एलर्जी की वजह से बुरी तरह खराब हो चुका था। अब मालिनी कैमरे के सामने भी आना नहीं चाहती थी। मालिनी के बारे में न्यूज सुन अवनी कल रात वाली बात याद करने लगी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लंबी सांस छोड़ अयान के बारे में सोचकर पीछे मुड़कर किचन की ओर देखती है, तो उसने देखा कि अयान किचन से बाहर खड़ा होकर टीवी पर आ रही न्यूज की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसे देख अवनी के दिल में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। जैसे उसने कुछ बहुत ही खतरनाक चीज देखी हो। अवनी ने आगे देखा तो मालिनी के बारे में न्यूज चल रही थी। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। अवनी सोफे से उठकर अयान से पूछती है, क्या तुम उस मॉडल को जानते थे? अयान ने तुरंत मना करते हुए सपाट लहजे में कहा, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी न्यूज नहीं देखा करता। अवनी ने कहा, क्या सच में? मगर ये तो कल रात पार्टी में भी थी, क्या तुमने इसे वहां नहीं देखा था? अयान ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैंने तो इसे अभी टीवी पर देखा, इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा। अवनी ने हंसकर कहा, अच्छा तो अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कल खुद इस लड़की के साथ देखा था। अवनी जब ये सब बोल रही थी तब अयान टाइम टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। वहां पर सिर्फ दो लोगों की बैठकर खाने की जगह थी। अयान बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। वह अपनी ही धुन में प्लेट सजा रहा था। अवनी ये देख हैरान हो गई। अयान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अयान ने कहा, अच्छा तो तुम जानती हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या क्या जानती हो, मगर मैं नहीं चाहता वो लोग कभी मेरे करीब नहीं आ सकते और जिसे मैं चाहता हूं वह कभी मुझसे दूर नहीं जा सकते। याद रखना इस बात को। अवनी चौंक कर कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या ये सब कुछ तुमने करवाया है? तुम इतने ज्यादा खतरनाक तो नहीं दिखते, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मालिनी कोई आम लड़की नहीं है। अयान ने हंसकर अवनी से पूछा, क्या तुम्हें उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है? अवनी क्या ही कहती। वैसे तो मालिनी उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी और जब वह अयान के करीब आने की कोशिश कर रही थी तब भी अवनी को अच्छा नहीं लग रहा था। मगर अब यह अवनी के लिए समझ पाना मुश्किल था कि मालिनी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा था, या फिर अयान इतना बड़ा कुछ करवा भी सकता था। मालिनी कोई मामूली लड़की नहीं थी। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और मॉडलिंग की दुनिया का उभरता सितारा। आखिर उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। शायद इसीलिए उसके आसपास के लोग उसकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रखते होंगे। मगर फिर भी उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, वह भी इस तरह से अचानक, अवनी के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। अब तक खाना लग चुका था। अवनी अभी भी अपनी सोच में ही थी। अयान ने अवनी के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, कब तक इस तरह बुत बनकर ही खड़ी रहोगी? चलो अब नाश्ता कर लो। अवनी ने कहा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, मुझे नहीं खाना है। इस बार अयान कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने अवनी को फिर से बाजू से पकड़ लिया। फिर उसने अवनी को धमकाते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? अगर नहीं तो चुपचाप नाश्ता कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। अयान अवनी को सीधा सीधा धमका रहा था, मगर अवनी कुछ नहीं कर सकती थी।
वह अभियान को हल्के में नहीं ले रही थी। अयान उसे हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अयान ने तुरंत ही अवनी को चेयर पर बिठा दिया और उसके सामने प्लेट रख दी। अवनी डर के मारे चुपचाप खाने लगती है। उसे अब अयान के सामने बहस करने में समझदारी नहीं लग रही थी। अवनी को नाश्ता करता देख अयान भी उसके सामने बैठ जाता है और वह भी अपनी प्लेट लेकर नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करने के बाद अयान अवनी से कहता है, चलो अब हम तुम्हारी मोम से मिलने के लिए जाएंगे। मगर अवनी जानती थी कि उसके पापा ये कभी नहीं होने देंगे। अवनी ने कहा, मगर पापा। अयान ने कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो। अवनी नहीं जानती थी कि उसके पापा इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं थे। वह अपने घर गए हुए थे। उसकी मॉम के साथ उस वक्त अनन्या मौजूद थी। अयान यहाँ पर अजय की कार में आया था। उसके साथ उसकी कार भी थी। वह अवनी को उसी में हॉस्पिटल ले जाता है। अवनी के दिल की धड़कनें तेज थी। वह अपनी मॉम से मिलना चाहती थी, पता अब उनकी तबीयत का क्या हुआ होगा। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, अवनी थोड़ा डर भी गई थी, क्योंकि पता नहीं अगर उसके सामने उसके पापा आ जाएंगे तो वो उसे कैसे फेस करेगी। वह तो अवनी का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। अवनी बोर्ड के बाहर पहुंची तो वहां उसे उसके पापा नहीं दिखे। रूम के बाहर अनन्या और रिया बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर नहीं लग रहा था कि वह दोनों परेशान है, बल्कि वह तो खुश थी। एक अलग ही सुकून दिखा अनन्या के चेहरे पर, जिसकी वजह और कोई नहीं जानता था। मगर अवनी ये बात साफ साफ जानती थी कि रागिनी जी के कोमा में जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा अनन्या को ही हुआ था। वह अपने पापा से भी बच गई थी और उसने अवनी को भी फंसा दिया था। जैसे ही अवनी अनन्या की ओर देखती है, उसके दिल से बेइंतहा नफरत निकलती है। अवनी के कदम उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जिसमें अभी उसकी मॉम एडमिट थी। तभी बाहर से अनन्या की नजर उस पर गई। वह तुरंत ही खड़ी हो गई और बेरुखी से कहने लगी, ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? वहां मेरी मॉम है। तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम उनके पास भी जाओ। अनन्या ने अवनी को जरूर गुस्सा दिला दिया था, मगर अवनी यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। वह तो सिर्फ अपनी मॉम से मिलने के लिए आई थी। वह अनन्या को इग्नोर कर कमरे की ओर बढ़ती है, मगर तभी अनन्या अवनी के सामने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। पर अनन्या ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि अवनी को कोई प्रोटेक्ट कर रहा था। अनन्या के सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसके ब्रॉड शोल्डर थे। उसकी डार्क एंड कोल्ड ऑरा ने अनन्या और रिया दोनों को डरा दिया था। अवनी के साथ बदतमीजी करने पर अयान अनन्या पर बहुत ही गुस्सा हुआ था, इसलिए वह अभी हद से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसके सामने अनन्या और रिया बहुत ही कमजोर थी। वह लोग उनसे लड़ नहीं सकते थे। वह जानते थे अगर वह दोनों ही सामने वाले इंसान के साथ भिड़ जाए फिर भी वो उनसे जीत नहीं सकती थी। वह क्यों बेफिजूल अपनी एनर्जी वेस्ट करती। वह दोनों ही चुपचाप अपनी जगह पर फिर से बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अवनी उन दोनों को देख हैरान थी, मगर फिर उसने उन्हें इग्नोर कर अपनी मॉम से मिलने जाना ज्यादा जरूरी समझा। अवनी जब अपनी मॉम के पास गई तो वह जैसे बेजान पड़ी थी। उन्हें इस हालत में देख अवनी बहुत ही दुखी हो गई। कुछ पल वह उनके पास यूं ही बैठी रहती है, मगर वह जानती थी कि उसके कुछ भी करने पर भी उसकी मॉम उससे बात नहीं करने वाली, क्योंकि वह कोमा में थी। अवनी उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। वह अपने आंसुओं को दबा कर सकती है। उसका गला भर चुका था, वह ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वह तुरंत ही वहां से निकल जाती है। वह दौड़कर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अयान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बाहर आकर अवनी जोर जोर से रोने लगती है। वह बहुत ही दुखी थी। अवनी को इस तरह रोता देख अयान को बहुत बुरा लगता है। वह अवनी को तुरंत ही अपने सीने से लगा लेता है और अवनी अयान को हक कर उसकी बाहों में अपने सारे आंसुओं को वह जाने देती है। थोड़ी देर होने के बाद वह खुद को फ्री फील करती है। उसके बाद वह सोचती है कि उसकी मॉम के साथ यह सब कुछ करने वाली अनन्या को वो कभी माफ नहीं करेगी। वह उससे बदला जरूर लेगी। उसके बाद अयान अवनी को फिर से उसके घर ले चलता है। अवनी के जाने के बाद अनन्या अपने पापा को फोन करती है। वह अपने पापा को अवनी के हॉस्पिटल आने के बारे में बताती है। वह अपने पापा को इस बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलती है। वो ये भी कहती है कि अवनी ने उससे बदतमीजी से बात की और उसके पति ने रिया और उसे डराने की कोशिश भी की थी। ये सब कुछ सुनने के बाद राजवीर जी अवनी पर बहुत ही गुस्सा हुए। वैसे भी वह पहले से ही अवनी से नाराज थे। अब जब अनन्या ने अवनी के बारे में इतनी ज्यादा बुराई की, उससे और भी ज्यादा नाराज हो गए। राजवीर जी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड को अरेंज करते हैं ताकि रागिनी जी के पास कोई भी बिना इजाजत ना जा सके। अब शायद अवनी के लिए अपनी मां से मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
दूसरी ओर अवनी और अयान घर पहुंच चुके थे। उनके घर पहुंचते ही अवनी दौड़कर बाथरूम में चली जाती है और शावर ऑन कर पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। वह ठंडे पानी के नीचे लगभग आधे घंटे तक खड़ी रही। फिर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसके दिल की आग अभी भी कम नहीं हुई थी। जब अवनी को बहुत देर लगी तो अयान ने बाहर से कहा, तुम क्या कर रही हो? अगर इतनी देर तक भीगती रही तो बीमार पड़ जाओगी। चलो अब बाहर आ जाओ। मगर अवनी ने अयान को इग्नोर कर दिया। जब अयान को लगा कि अवनी उसकी बात इग्नोर कर रही है तो वह जोर से बाथरूम के दरवाजे को खटखटाने लगता है। इससे उसे लगा कि शायद अवनी उसकी बात मान ले और बाहर आ जाए। अयान के जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने के बाद भी अवनी ने उसे रिस्पॉन्स नहीं किया। अयान को थोड़ा डर लगा क्योंकि अवनी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। ना ही उसने दरवाजा खोला। अयान और जोर से दरवाजे पर अपने हाथ मारने लगा। मगर फिर भी पानी की आवाज वैसे ही थी और अवनी बिल्कुल शांत। अयान ने जोर लगाकर दरवाजे पर अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। कुछ ही पल में उसका लॉक टूट गया था और अयान ने उस दरवाजे को तोड़ दिया था। अयान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह बहुत ही मजबूर था। उसने देखा अवनी फर्श पर बेहोश थी। वह ठंड से कांप रही थी। सावर का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। अयान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर जाकर लेटा दिया। अवनी के पूरे कपड़े भीगे हुए थे। दोपहर का वक्त था। अवनी बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपने चारों ओर ब्लैंकेट लपेट रखा था। उसे बहुत ही ठंड लग रही थी। अयान उसके लिए चाय लेकर आया। उसमें से बहुत तेज अदरक की खुशबू आ रही थी। जैसे ही अवनी ने अपना चेहरा ऊपर किया, उसे जोर से एक छिंक आए और वह छींकी, होन्ननछू। अयान ने डांटते हुए कहा, देख लिया, ज्यादा देर तक ठंडे पानी में भीगने का नतीजा। हालांकि अयान उसे डांट रहा था मगर अवनी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह उसकी केयर कर रहा था। उसने देखा अयान उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाया था। अयान का हाथ अवनी की ओर बढ़ा हुआ था, जैसे वह चाहता था कि अवनी बिना कोई बहस किए उससे पी ले। ये वो वक्त था जब अवनी से हर कोई नफरत कर रहा था। कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था, उसके करीबी लोग भी। हालांकि अवनी बहुत ही मजबूत लड़की थी, फिर भी वह बहुत ज्यादा इमोशनल थी। अयान का यूं उसकी केयर करना उससे इम्प्रेस कर रहा था। वो अयान से बुरी तरह बात नहीं करना चाहती थी। वो तुरंत अयान की बात मान उसके हाथ से चाय के कप को लेकर चाय पीने लगती है। जब अयान ने देखा कि अवनी ने उसकी बात एक ही बार में मान ली तो वह बहुत ही खुश हो गया। अवनी जब चाय पी रही थी तब घर की डोर बेल बजी, जिससे वो दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। अवनी को लगा कि जैसे चिराग आया होगा क्योंकि वही था जो इस घर के पते को जानता था। और दूसरी ओर अयान था जो जानता था कि अभी कौन आया होगा। वह तुरंत ही जाकर मेन डोर को खोलता है। अवनी उसके पीछे पीछे जाती है। अवनी अभी ये सोच ही रही थी कि चिराग इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। वह जानता ही होगा कि अयान अभी वहां अवनी के साथ है, तो फिर वह यहाँ कैसे आ सकता था। मगर जब अवनी ने देखा कि वह चिराग नहीं था तो उसने चैन की सांस ली। वहां पर कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक पार्सल था। अयान ने उस पार्सल को लेकर डोर बंद कर दिया। वह खाने का पार्सल था। अयान को किचन में लंच बनाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने खाना ऑर्डर कर लिया था। वह उस खाने को प्लेट में निकालता है ताकि वह दोनों उसे खा सके। अयान ने वहां के सबसे बेस्ट होटल से खाना मंगवाया था, वो बहुत ही टेस्टी था। अवनी ने इस खाने को खाया तो वह उसे कुछ जाना पहचाना लगा। उसने तुरंत पार्सल पर उस लोगों को देखा जहां से यह खाना पार्सल कराया था। अवनी इस होटल को अच्छी तरह जानती थी। उसे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद था। वह अक्सर वहां जाना पसंद करती थी। मगर यह कोई मामूली जगह नहीं थी, यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते थे, जो कभी भी आम नहीं होते। वहां का चार्ज बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मगर वो तो इस शहर के सब बड़े लोगों को जानती थी। फिर आज तक अयान उसकी नजरों से कैसे छूटा रहा। वो तुरंत ही जान गई, कुछ जरूर अयान कहीं बाहर से आया है। और वह कोई मामूली आदमी नहीं है, वह भी किसी हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है। अवनी अयान से बहुत कुछ पूछना चाहती थी। उसने कहा, क्या तुम जानते हो, मैं अक्सर इस होटल में खाना खाने जाया करती थी। मुझे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद है। मगर यह बहुत ही एक्सपेंसिव है। तुम इतना ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, इसका मतलब तुम कोई मामूली आदमी नहीं। तो बताओ तुम कौन हो, और तुम यहाँ के भी नहीं, तुम कहाँ से आए हो? अयान ने बस इतना कहा, देखो तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा, चुपचाप खाना खाओ, वक्त आने पर तुम मुझे जान जाओगी और तब तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। अवनी अपनी आंखों को छोटी कर अयान को देखने लगती है। वह उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। अवनी जानती थी कि अयान कितना ज्यादा जिद्दी था।
वह उससे कोई भी बात नहीं निकलवा सकती थी, इसलिए फिर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। अयान ने तो ऐसे ही अजय से कहकर खाना मंगवा लिया था। दरअसल ये खाना जिस होटल का था, वह होटल भी कपूर इंडस्ट्री के अंडर आती थी। इसलिए अजय ने ऐसे ही खाने को भिजवा दिया था। मगर अयान नहीं जानता था कि अवनी यह बात भी नोट करेगी। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इससे अवनी कुछ भी पता नहीं कर सकती थी। खाना खा लेने के बाद अयान वहां से चला जाता है। वह जाते वक्त अवनी से बस इतना कहता है, देखो मुझे बहुत जरूर काम से बाहर जाना है। मैं कल तक ही वापस आ पाऊंगा। तो तुम अपना ख्याल रखना। और शाम को तुम्हारे लिए खाना आ जाएगा। हो सके तो बाहर मत जाना। वैसे तो अयान अवनी की बहुत चिंता कर रहा था, मगर वह जानता था कि अवनी जितनी मासूम और बेबस दिखती है, उतनी है नहीं। आखिर अवनी के पास ये घर था, जो उसके पापा का नहीं था। उसका मतलब अवनी की कई और सीक्रेट भी होंगे, जिसे अयान नहीं जानता था और ना ही दुनिया जानती है। अयान के जाने के बाद अवनी चैन की सांस लेती है। वो अपने कमरे में जाकर अलमारी से अपना लैपटॉप निकालती है। सुबह से उसमें एक मेल आया हुआ था, वह तुरंत ही उसे खोलकर देखती है। उसे अब तक समय नहीं मिला था। अवनी अपने कमरे में जाकर अलमारी से अपना लैपटॉप निकालती है। सुबह से उसमें एक मेल आया हुआ था, वह तुरंत ही उसे खोलकर देखती है। उसे अब तक समय नहीं मिला था। ये ईमेल चिराग की ओर से था। उसने लिखा था, बोस क्या हम मिल सकते हैं जब भी आप फ्री हो। एक बहुत ही जरूरी बात बता है, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकती। इसके साथ चिराग में एक पता भी भेजा था। अयान अब जा चुका था, अवनी आराम से जहां भी चाहे जा सकती थी। वह तुरंत चिराग के बताए गए पते पर पहुंच जाती है। ये जगह कोई पब था। चारों ओर लोग ही लोग थे। वहां एक टेबल पर पूरे काले कपड़े पहनकर एक लड़की बैठी हुई थी और अपने सर पर एक कैप भी पहनी थी। उस लड़की के सामने तकरीबन 20 साल का एक लड़का बैठा था। वह दिखने में काफी छोटा सा लग रहा था, मगर वह था बड़ा ही खतरनाक। वो आराम से किसी की भी जान ले सकता था। वह चिराग था। अवनी ने धीरे से चिराग से कहा, अब बताओ, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया। चिराग ने एक ही सांस में कहा, वह एक बहुत ही जरूरी बात पता चली है। अब तक हम समझ रहे थे कि बड़े भैया की मौत के पीछे किसी दुश्मन का हाथ है, मगर ऐसा नहीं था। उन्हें लुसिबॉस ने, मतलब लुसिफर ने मारा था। अवनी ऐसे चौंकी, जैसे चिराग ने बोलने में कोई गलती कर दी हो। अवनी ने हैरानी से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुमने सही से पता किया है? मगर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो सगे भाई की तरह थे। चिराग ने कहा, हमने सही से पता किया है और यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत नहीं थी। वह भाई की तरह भले ही थे, मगर लुसिफर के लिए पावर से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। कोई भी नहीं, हमारी दुनिया भी नहीं, और ना ही हमारी दुनिया के उसूल। इसके बाद चिराग ने अपने फोन में कुछ ऐसे सबूत दिखाए जिससे अवनी को यकीन हो गया कि बड़े भैया की मौत के पीछे लुसिफर का ही हाथ था, जिन्हें वह अब तक लूसी बोस कहकर बुलाते थे। अवनी ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त लुसिफर कहाँ है? चिराग ने कहा, हाँ हमने पता लगा लिया है। वो अभी समुद्र में क्रूज पर है। उसे बस अपने ऐशो आराम की ही पड़ी है। अवनी ने कहा, तो फिर इंतजाम करो, मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगी। अब तो या वह जिंदा रहेगा या फिर मैं। अवनी की बात से चिराग डर गया। उसने हकलाते हुए कहा, क्या? यह आप क्या कह रही हैं? बॉस आप जानते हैं, लुसिफर को खत्म करना इतना आसान नहीं है। वो टाइट सिक्योरिटी के अंदर होगा, हम वहां ऐसे ही नहीं जा सकते। अवनी ने कठोरता से कहा, हम नहीं, सिर्फ मैं अकेले वहां जाऊंगी। अवनी के मुंह से ऐसी बात सुन चिराग ने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, मगर ये खतरे से खाली नहीं होगा। आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर उसने आपको पहचान लिया तो आपका जिंदा लौटना नामुमकिन होगा। और तो और उनके साथ जो लोग हैं, वह लोग हमारी और कभी नहीं होंगे। वह बहुत सालों से उसके लिए काम करते हैं। अवनी ने कहा, मुझे अभी इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही क्यों ना मरना पड़ जाए। तुम बस मेरा वहां तक पहुंचने का इंतजाम करो। चिराग अपने बॉस का ऑर्डर मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अवनी को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे कोई भी मना सकता था। रात का वक्त, आधी रात हो चुकी थी। इस वक्त समुद्र के चारों ओर अंधेरा था, मगर वहां पानी की लहरों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। छोटी सी नाव में अवनी बैठी हुई थी, उसके साथ चिराग और दूसरे 5 लोग थे। वह लोग अपने कुछ मीटर दूर तैर रहे बड़े से जहाज को देख सकते थे। उस जहाज में एक अलग ही दुनिया थी। चिराग ने कहा, बोस अब इससे आगे आपको अकेले तैर कर ही जाना होगा, वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। अवनी ने कहा, मैं तैयार हूं।
चिराग ने कहा, बॉस, अगर आपने उस लूसिफर को मार दिया तो हमारी नई बॉस आप ही बनेंगी। ऑल दी बेस्ट। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ हमें अपना सर हिला दिया। उसके साथ एक छोटा सा वाटरप्रूफ बैग था और उसने टाइट फिटिंग ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। वह तुरंत ही पानी में कूद गई। उसकी घड़ी चिराग से कनेक्टेड थी। उसकी लोकेशन और उसके आसपास चल रही सारी रिकॉर्डिंग चिराग सुन सकता था। उसके पास एक अलग डिवाइस था। अभी चिराग की सांसें अपने गले में अटकी हुई थी। चिराग को इतना सीरियस देख उसके साथ बैठे एक लड़के ने कहा, भाई, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? मैं जानता हूं बॉस लूसिफर को जरूर मार देगी। आप परेशान ना हो। ये लड़का चिराग से 1 साल छोटा था और इसका नाम रॉकी था। रॉकी बहुत ही स्मार्ट था। वह भी उस दुनिया का हिस्सा था जिससे अक्सर आम लोग डरा करते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक उसल था। यहाँ पर दया की कोई अहमियत नहीं थी और ना ही माफी की। गलती की सजा सिर्फ मौत होती थी और हुकूमत सिर्फ उसकी होती थी जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो। अवनी उस बड़े से लग्जरी जहाज तक पहुंच चुकी थी। वह अभी पानी में थी। वह अकेले वहां इंटर नहीं हो सकती थी, मगर उसके साथ कोई था जो उसकी हेल्प कर रहा था। वह इंसान वैसे तो लूसिफर के साथ था, मगर वह लूसिफर के गलत इरादों को जानता था। उसे दिल से पसंद नहीं करता था। शायद इसीलिए उसने अवनी की मदद की थी। जहाज के अंदर इंटर होते ही अवनी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। वह वहां मौजूद लोगों में से ही एक दिखने लगी। वो एक लग्जरियस जहाज था। वहां पर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। अभी तक अवनी पर किसी को शक नहीं हुआ था। हालांकि अभी आधी रात हो चुकी थी और सुबह होने को थी। सूरज निकलने को था। सुबह होने में अब वक्त नहीं रह गया था। मगर जो लोग हाई क्लास लग्जरी लाइफ जीते हैं उनके लिए रात और दिन मायने नहीं रखते। क्लब में पार्टी चल रही थी। लड़कियां डांस कर रही थी और उन सब के बीच बैठा था एक वाइल्ड और खतरनाक आदमी लूसिफर। बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था और अंधेरे में अलग अलग कलर की लाइट्स फ्लैश हो रही थी। चारों ओर शराब की महक बिखरी हुई थी। लड़कियां नाच रही थी और उन सब के बीच अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए एक आदमी बैठा हुआ था। उसने पूरा व्हाइट 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके व्हाइट शूज चांद की तरह चमक रहे थे। कुछ लड़कियां उसे किस भी कर रही थी। वह आदमी लूसिफर था। वह अपनी दुनिया का राजा था। उनमें से एक लड़की उससे चिपक कर बैठी हुई थी और वह बाकी सब लड़कियों को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। मगर वह ऐसा करने में नाकाम थी, क्योंकि उन सब की हरकतों से लूसिफर को अच्छा लग रहा था और वह लड़की भी किसी पर को कुछ नहीं कह सकती थी। लूसिफर ने अपने ग्लास को टेबल पर रखा। वह खड़ा हुआ और वॉशरूम की ओर जाने लगा। वहां पर कई लोग थे जिन्होंने अपने हाथ में गन्स ली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह लूसिफर की सिक्योरिटी के लिए थे। 4 लोग बोध रूम के बाहर खड़े थे। लूसिफर अपने चारों ओर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रखता था। शायद इसीलिए क्योंकि उसे दुश्मनों से बहुत ज्यादा खतरा था। वो बाहर आकर लड़कियों के साथ डांस करने लगता है। लड़कियां उससे ज्यादा ही चिपक रही थी और लूसिफर उसे पर एंजॉय कर रहा था। मगर उन सब को देख जो पहली लड़की थी जिसे लूसिफर ने अपनी बाहों में ले रखा था, वह नाराज हो जाती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहां से चली जाती है। वह लड़की लूसिफर की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे जाता देख वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़की वहां से निकलकर अपने कमरे की ओर जा रही थी। लूसिफर बाहर आ गया था। तभी लूसिफर से एक लड़की टकराई। हालांकि उस लड़की को देख लग रहा था कि गलती उसी की थी, मगर उसने लूसिफर से बिल्कुल माफी नहीं मांगी। इससे लूसिफर गुस्सा हो गया। वह जैसे ही उसकी ओर देख बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसके बाद वह आगे कुछ ना बोल सका, क्योंकि वह उस लड़की को पहचान चुका था। वह लड़की अवनी थी। इसके आगे शायद लूसिफर अब कभी बोल नहीं पाता। अब तक अवनी ने अपनी गन निकाली थी। वह बिना किसी इंतजार के बस लूसिफर को शूट करने ही वाली थी। मगर जैसे पूरा माहौल एक ही सेकंड में बदल गया। चारों ओर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर सारे लोग मर चुके थे जो लूसिफर के साइड थे। जितने लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा मर चुके थे और जो बाकी बचे थे उन लोगों ने यूनिफॉर्म भले ही लूसिफर के लोगों की पहनी थी, मगर वह इस गैंग के नहीं थे। अवनी की गन लूसिफर को पॉइंट कर वैसे ही रह गई। वह अपने आसपास चल रही घटना को समझ पाती। तब तक वहां पर सब कुछ बदल चुका था। लूसिफर बुरी तरह घबरा गया था। उसे लगा कि यह सब अवनी ने किया है। वह बहुत ही बुरी डर रहा था। उसे लगा अवनी उसे गोली मार देगी और वह मर जाएगा। वह अवनी के पैर पड़ जाता है। वह कुछ बोलता उससे पहले ही किसी के चलने की आवाज आती है। धीमे कदमों से कोई उसकी ओर आ रहा था। वहां पर लूसिफर के सारे लोग मारे जा चुके थे और जो बाकी बचे थे वह लोग उनके नहीं थे, बल्कि उसकी जान के दुश्मन थे।
जो आदमी चलकर आ रहा था वह लूसीफर के कुछ ही मीटर दूर रुक गया। लूसीफर अभी नीचे देख रहा था। उसने चमचमाते काले जूतों से लेकर उस लंबे आदमी को ऊपर तक देखा, मगर वह उसका चेहरा ना देख सका, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था जिससे उसका आधा चेहरा कवर हो रखा था। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था जो पूरा ब्लैक कलर का था। लूसीफर ने इस आदमी को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, मगर वह एक ही बार में बता सकता था कि यह कौन हो सकता है। उसका ऑरा, पर्सनैलिटी और काली गहरी खतरनाक आंखें, इन सब के साथ वह मास्क मैन किंग था। उसकी ब्लैक मास्क के कोने में डायमंड से इंग्लिश का के बना हुआ था। हालांकि आज तक किंग को किसी ने नहीं देखा था और जिसने भी उसे देखा था वह जिंदा नहीं बच पाया था। किंग को देखना नामुमकिन था। आज तक लूसीफर ने भी उसके बारे में सिर्फ कुछ बातें ही सुनी थी। वो अपने सामने साक्षात अपनी मौत देख पा रहा था, क्योंकि वह अपने पावर और लालच में इतना अंधा हो गया था कि वह अनजाने में ही किंग से पंगा ले बैठा था। अब वह जानता था कि किंग उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि किंग किसी को माफ नहीं करता। वह सिर्फ सजा देता है, जिसे सिर्फ मौत कहते हैं। लूसीफर सीधा अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथों को जोड़ किंग से माफी मांगने लगा। उसने कहा, किंग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी लाइफ में आपसे टकराने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं पूरी लाइफ का गुलाम बनकर रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। लूसीफर को इस तरह गड़गड़ाते देख किंग ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी। उसके पतले से होठ इस हंसी से बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। काले मास्क में छुपी उसकी आंखें छोटी हो गई थी। अब तक अवनी अपनी गन को नीचा कर चुकी थी। वह भी हैरान थी कि किंग ने लूसीफर को पकड़ लिया था। अब वह जानती थी कि लूसीफर जिंदा नहीं बचने वाला, मगर अब उसका क्या होगा, क्योंकि जिसने भी किंग को देखा है उसने उसे जिंदा नहीं छोड़ा है। किंग के 2 लोगों ने अवनी को पीछे से पकड़ लिया। हालांकि अवनी उन लोगों से लड़ना चाहती थी, मगर वह चाहती थी कि वह इतने ज्यादा लोगों से लड़ाई कर अकेले जीत नहीं सकती। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था। अवनी अभी इस वक्त किंग के लोगों की पकड़ में थी। उन लोगों ने अवनी के हाथों को पीछे कर उसे हथकड़ियां लगा दी थी। अवनी की गन नीचे गिर चुकी थी, मगर वह बिल्कुल भी नहीं डरी। वह जानती थी कि शायद अब वह ज्यादा नहीं जीने वाली। अवनी के हाथों को पीछे से बांधकर उसे आगे की ओर धक्का दिया गया, जिस ओर किंग खड़ा हुआ था। मगर अवनी ने अपना बैलेंस बनाया हुआ था। वह लड़खड़ाई जरूर, मगर गिरी बिल्कुल भी नहीं। उसका सर नीचे की ओर था, मगर जैसे ही उसने अपने आप को संभाल लिया, उसने बिना डरे अपने सर को उठाया और अपने आगे खड़े उस आदमी को देखने लगी, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसकी काली गहरी आंखें अवनी को ही देख रही थी। वह एक शैतानी हंसी हंस रहा था। अवनी को देखने से उसकी आंखों में चमक और भी ज्यादा बढ़ रही थी। अवनी ने अपने चेहरे को ऊपर कर अपने सामने खड़े उस मास्क मैन को देखा। वह बिना डरे बिना घबराए उसकी आंखों को देख रही थी। वहां खड़े सारे लोग हैरान थे, क्योंकि आज तक ऐसी किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो किंग से अपनी नजरें मिलाए। तभी किंग के पीछे खड़े एक आदमी आगे आया। उसका नाम डैनी था। वो किंग का खास आदमी था। डैनी ने कहा, सर, ये लड़की के गैंग की है। लूसीफर के बाद अब यही है जिसके नीचे इन लोगों की पूरी टीम आती है। इसे सब क्वीन ऑफ डार्क के नाम से जानते हैं। हालांकि अवनी के बारे में अब तक कोई भी नहीं जानता था, मगर डैनी ने हाल ही में अपने दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ पता करवाया था। जब डैनी ये सब कुछ बोल रहा था, तब किंग अवनी की ओर ही देख रहा था। यह कोई भी नहीं कह सकता था कि वो मासूम सी लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अवनी को देख यह मानना मुश्किल था कि वह दी क्वीन ऑफ डार्क होगी, क्योंकि दी क्वीन ऑफ डार्क के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन्हें सुन अक्सर लोग डर जाया करते थे। अवनी तो बिल्कुल मासूम सी दिखने वाली लड़की थी। लूसीफर का गला सूख रहा था। वह अपने सामने खड़ी मौत को जैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मगर इस वक्त किंग का ध्यान उस पर नहीं था। वह तो अवनी को ही देख रहा था। किंग ने अवनी की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू किया। हालांकि अवनी के हाथ हथकड़ियों से बंद थे, मगर अवनी ने अपने हाथ में कुछ छोटा सा नुकीला सा कुछ पकड़ रखा था। वह इस हथकड़ियों को खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर यह वहां खड़े किसी भी आदमी को यह पता नहीं चला। किंग के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अवनी के एकदम करीब आ गया और अवनी को उसकी कमर से पकड़ लिया। किंग ने अवनी को खुद के करीब लाते हुए कहा, खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत क्वीन ऑफ डार्क, बहुत जल्द तुम इस किंग की क्वीन बनोगी। किंग के मुंह से निकल रही आवाज वहां खड़े हर एक आदमी को हैरान कर रही थी। डैनी तो इस कदर चौंका जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो, क्योंकि वह किंग से ऐसे शब्दों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। किंग बेहद ही खतरनाक था।
वह बिना दया खाए लोगों की जान लेता था और किसी पर रहम नहीं करता था। वो को चाहे वो पा सकता था, मगर उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज तक उसे किसी ने जरा सा भी अट्रैक्ट नहीं किया था। मगर यहाँ इस लड़की ने तो किंग का बुरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। अभी तो वहां खड़े लोग सिर्फ किंग की बातों से ही सदमे में आ गए थे। मगर उन लोगों को दूसरा झटका तब लगा जब अवनी ने अपनी हथकड़ियां खोल ली थी और उसने किंग की कमर पर लगी गन को निकाल उसके ही सीने पर पॉइंट कर दी। किंग की हाइट पूरे 6 फीट 2 इंच थी। हालांकि अवनी की हाइट भी बहुत ज्यादा कम नहीं थी, मगर वह किंग के सामने छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। अचानक से वहां खड़े लोग अपने होश में आए और उन लोगों ने अपनी बंदूकें अवनी के सर की ओर ताक दी। मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था, अवनी पहले ही अपना काम कर चुकी थी। पर किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डे से अवनी किंग के सामने बिल्कुल नहीं डरी थी। उसी तरह वो भी अवनी के सामने बेफिक्र खड़ा था। उसके होठों पर वो शैतानी मुस्कुराहट अभी भी बेकरार थी। अवनी लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। वह महसूस कर पा रही थी कि उसके सामने खड़ा आदमी उससे बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि अभी तक किंग ने अवनी को उसी तरह पकड़ रखा था। उसकी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई थी। किंग ने अचानक ही अपनी पकड़ और भी ज्यादा टाइट कर दी और अवनी को खुद के और भी ज्यादा करीब खींच लिया। अवनी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह कुछ सोचती उससे पहले ही किंग ने अपने दूसरे हाथ से अवनी से बंदूक छीन ली थी। किंग और अवनी अभी तक उसी पोजीशन में खड़े थे। किंग ने अपने हाथ में बंदूक ले उसके अंदर की सारी गोलियां अवनी की आंखों में देखते हुए ही अपने सामने अपनी जान की भीख मांग रहे लुसिफर के सीने की आर पार कर दी। लुसिफर का गर्म खून पानी की तरह बह रहा था। किंग ने अचानक से अवनी को छोड़ दिया और उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वहां पर एक दूसरी शिप आ गई थी। वह लोग तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। किंग का काम हो चुका था। वो वहां से जाते हुए अवनी से कहता है, इंतजार करना मेरा। बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो। डेनी बहुत ही डरा हुआ था। आज तक किंग का यही उसूल था, अगर किसी ने उसे गलती से भी देख लिया हो तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। मगर ये लड़की, वो उसे ऐसे ही छोड़कर जा रहा था। वो अपने राजा से पूछना तो चाहता था, मगर वह बिल्कुल भी पूछ नहीं पाया। वह भी किंग के पीछे पीछे वहां से चला जाता है। पूरे जहाज में अवनी अकेले ही रह जाती है। वह जानती थी किंग ने उसे जिंदा छोड़ दिया, ये कोई आम बात नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। किंग और उसने आदमियों के जाने के बाद चिराग भी वहां पहुंच जाता है। वह अब तक जान चुका था जो कुछ भी वहां पर हुआ था। वह अभी हैरान था, वह समझ नहीं पा रहा था कि किंग ने अवनी को ऐसे ही जाने दिया। उसकी बॉस ने उस किंग को देखा था जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। हालांकि अवनी ने उसके पूरे चेहरे को नहीं देखा था। शायद वो बिना मास्क के उसके सामने आता तो अवनी उसे नहीं पहचान पाती। अभी वहां से चिराग के साथ चली जाती है। उसकी गैंग के सारे लोग जान चुके थे कि लुसिफर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह सब लोग अवनी को ही अपनी नई बॉस समझ रहे थे। चिराग अवनी के कहने पर उसे फिर से उसके फ्लैट तक छोड़ देता है। अवनी अभी तक अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वह अपने घर तक पहुंच अपनी असल जिंदगी में वापस आए। मगर जब वह लिफ्ट से अपने फ्लैट तक पहुंची तो उसने जाना कि दरवाजा लॉक नहीं था। उसे देख वो हैरान थी क्योंकि उसकी चाबियां तो सिर्फ उसके पास ही थी। तो फिर दरवाजा किसने खोला होगा? अवनी ने सतर्कता से धीरे से दरवाजे को खोला। अब तक दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही अवनी घर के अंदर दाखिल हुई, उसे किचन से बहुत ही स्वादिष्ट खाने की महक आई। वह थोड़ा चौंकी और फिर उसने किचन की और अपनी नजर दौड़ाई। डाइनिंग टेबल पर बहुत ही टेस्टी लंच तैयार किया हुआ था। हालांकि अपनी ने अब तक घर में आने के बाद कोई भी आवाज नहीं की थी, मगर फिर भी घर के अंदर रहे उस इंसान ने अवनी के आने की आहट को पहचान लिया था। वह प्यार से बोला, स्वीट हार्ट, क्या ये तुम हो? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अयान की थी। उसने अभी अवनी के बेडरूम से आवाज लगाई थी। अयान की आवाज सुन अवनी तंग हो गई। वो तुरंत ही अपने तेज कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ी। उसने अपने आसपास की चीजें देखी, वह सब बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पर सामान के साथ बहुत कुछ छेड़छाड़ की थी। जैसे ही अवनी अपने कमरे में इंटर हुई, किसी ने उसे तेजी से पकड़ लिया और कमरे के दरवाजे से ही सटा दिया। अवनी हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। अयान ने अभी सिर्फ एक टावल अपनी कमर पर पहन रखी थी। वह अभी ताजा ताजा ही सांवर लेकर बाहर आया था। अयान ने अवनी को उसकी कमर से पकड़ रखा था। उसने धीरे से अवनी के चेहरे पर आए बालों को अपने गीले हाथों से पीछे की ओर किए। वह अवनी को इंटेंसली देखे जा रहा था। अवनी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो आए तो बहुत गुस्से से थी, मगर जैसे वह अब अयान की बाहों में बहक रही थी। अयान ने अवनी के चेहरे के बहुत ही करीब आकर पूछा, कहाँ गई थी सुबह से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा।
अयान के ऐसा कहने पर अवनी अपने होश में आई। उसने अपना फोन निकाला और देखा तो वह स्विच ऑफ हो चुका था। अवनी ने उसे अयान को दिखाते हुए कहा, शायद इसी वजह से। चलो अब मुझे जाने दो, मैं बहुत थक चुकी हूं। यह कहते हुए अवनी अयान को थोड़ा पीछे करते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। मगर जैसे ही अवनी आगे बढ़ी, अयान ने फिर से अवनी को दरवाजे की ओर धक्का देते हुए उसके और भी ज्यादा करीब आ गया। उसने धीरे से अवनी के कान में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी थकान उतार सकता हूं। ये कहते हुए उसने अवनी के गले पर एक हल्की सी किस कर ली। अयान के ऐसा करने पर अवनी तो डे से भड़क गई। वो उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वह उससे बहुत कुछ बुरा भला कहना चाहती थी, मगर वह कुछ कहती उससे पहले ही अयान उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर देता है। इस वक्त अवनी के दोनों हाथों को अयान ने अपने हाथ से पीछे की ओर पकड़ रखा था। अवनी बिल्कुल भी नहीं पाई। आखिर अयान ने अवनी को पहली दफा किस कर ही ली। अवनी ने अयान से छूटने की बहुत मेहनत की, मगर वह कामयाब नहीं हुई। आखिरकार जब अयान का दिल किया तभी उसने सामने से अवनी को छोड़ दिया। अयान के छोड़ते ही अवनी अयान पर हाथ उठाने वाली थी, मगर अयान ने उनके हाथ को टाइटली पकड़ लिया और अवनी के पीछे कर पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। अयान ने उसके करीब जाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के साथ क्या इस तरह से बिहेव करते हैं? तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे साथ एक किस से भी ज्यादा कुछ और करूं? तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूं और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। अयान की बात सुन अवनी को अपने सुहागरात वाली घटना याद आ गई। वह तुरंत ही पीछे हट गई। उसने जैसे अयान के सामने हार मान ली और उसने अपना सर झुका लिया। अयान अवनी से बहुत आगे था। वह उससे इस तरह जीत नहीं सकती थी। उसने शायद अयान से शादी कर गलती कर ली थी। अवनी को इस वक्त अयान से लड़ना ठीक नहीं लगा। वह मौका देखकर निकलने की सोच रही थी। अवनी को बिल्कुल भी रिएक्ट ना करता देख अयान ने उसे छोड़ दिया। मगर इस बार अवनी बिल्कुल नहीं भड़की। वह चुपचाप खड़ी थी। अयान ने कहा, मैंने लंच बना दिया है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं अभी चेंज कर आता हूँ। अयान ने बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी। अवनी चुपचाप खाना खा रही थी। वो अयान के सामने कुछ भी नहीं बोली। लंच हो जाने के बाद अवनी तुरंत ही अपने लॉयर को फोन लगाती है। वो अयान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती थी। वह अब इस बिना मतलब की शादी को एक दिन भी और ज्यादा नहीं चाहती थी। अवनी ने लॉयर को अपने घर पर बुलाया था। उसने इस बात की खबर अयान को नहीं लगने दी थी। अयान में बेडरूम में कब्जा कर लिया था। अवनी बाहर ही लिविंग रूम में बैठी थी। वह अयान से अकेले में कोई भी सामना नहीं करना चाहती थी। लॉयर के आते ही अवनी बेडरूम में जाती है और अंदर से अयान को बुलाने जाती है। अवनी ने बेडरूम में आकर अयान से कहा, चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। ये कहकर अयान की बात बिना सुने ही वो वहां से बाहर आ जाती है। उस वक्त अयान अपने फोन में कुछ कर रहा था। अयान ने देखा कि अवनी उसे सामने से बुला रही थी, तो वह अवनी के पीछे पीछे बाहर आ जाता है। लॉयर को वहां आया हुआ देख अयान बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था। लॉयर मिस्टर बख्शी अवनी के लॉयर थे। अवनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पेपर और शादी के पेपर इन्हीं बनवाए थे। शायद अयान जान चुका था कि अवनी उसे क्या कहने वाली थी। वो लिविंग एरिया की ओर जाता है। मिस्टर बख्शी सोफे पर बैठे हुए थे। अयान के आते ही वह अपनी जगह से खड़े हो गए। अवनी अन दोनों को बैठने को कहते हैं और खुद भी बैठ जाती है। अंडरस्को सबके मेरे जाने के बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। उसने कहा, देखिए जो बात पहले हुई थी उसके मुताबिक यह मेरे कॉन्टैक्ट में रेस थी, इसलिए मैं इस कॉन्टैक्ट को खत्म नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी की बात सॉन्ग में सुरक्षित थोड़ा सीरियस हो युद्ध गए। उसने कहा, आई एम सॉरी मिसेस कपूर, मगर इस शादी को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकती। मिस्ट्री बॉक्स एक मिस्टर बख्शी को इस तरह बात करके देखो, मैं सो गई, हमें को मैसेज कपूर कहकर बुला रही थी। वह इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना कर पाने के बाद कह रहे थे, मगर मम्मी तो जब चाहे शादी को खत्म कर सकती थी, यही तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नियम। तो फिर मिश्रा भक्ति ऐसा क्यों बोल रहे थे? एमिगो अपनी और सवालिया नजरों से देख मिश्र पक्षी ने अपने बैग में से कुछ पेपर्स को निकाला। ये पेपर उन कॉन्ट्रैक्ट की खूबी थे, सोनी ने बनवाया था। अवनी 3 बजे से उसे पढ़ती है। उसे पढ़कर अवनी शॉक्ड थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो बिल्कुल इस तरह का कॉन्टैक्ट नहीं बनवाया था। उन पर पीछे अवनी और अयान के सिग्नेचर भी थी। ये के वही सिग्नेचर थे और उन्हें खुद उससे लिए थे। मम्मी को कुछ भी बोलते नहीं बन पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कहें। अयान एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मिस्टर बख्शी से कहता है, मिस्टर बख्शी, क्या आप मेरी वाइफ को इस एग्रीमेंट में जो भी लिखा है क्या वह समझा सकते हैं? अयान के मिस्टर बख्शी के साथ बात करने के तरीके से ही अवनी समझ गई कि अयान ने कुछ तो गड़बड़ की ही है। अभी भी वो पेपर्स अवनी के हाथ में थे। वो गुस्से से मिस्टर बख्शी के कहती है, क्या मतलब आपका? आपने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना लिया? मैंने तो आपसे कुछ अलग ही कहा था।
अयान ने अवनी के हाथ से उन पेपर्स को लेते हुए अवनी से कहा, कम डाउन स्वीट हार्ट, तुम मेरे लॉयर से इस तरह से बात नहीं कर सकती, वह मेरे खास लॉयर हैं। अयान के मुंह से ऐसी बात सुन अवनी तो डे से सदमे में आ गई। आखिर वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी। उसने अयान को बहुत ही हल्के में लिया था। अयान ने उसके पास कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे जिसमें अवनी बुरी तरह फंस चुकी थी। मिस्टर बख्शी ने कहा, आप यह शादी ऐसे ही खत्म नहीं कर सकती। अगर आप डाइवर्स चाहती हैं तो आपको इस एग्रीमेंट के मुताबिक एक बहुत बड़ी रकम मिस्टर अयान कपूर को पे करनी होगी। ये रकम $100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए है। अवनी ने हैरानी से एक बार फिर अयान के हाथ से उस लीगल एग्रीमेंट को लिया और फिर से पढ़ने लगी। वह अब सपने में भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी रखी थी ही नहीं। वह तो अब बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी। उसके पापा ने उसके हिस्से में एक फूटी कौड़ी तक नहीं रखी थी। हाँ, अगर उसके पास जो कुछ भी आने वाला था वह सब कुछ आ जाता तो वह शायद इन सब को देकर एग्रीमेंट को खत्म कर लेती। मगर यह भी बहुत बड़ी बात थी। अवनी को आज ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेवकूफी पर हंसे या रोए। अयान ने उसे बहुत बुरी तरह फंसा लिया था। अवनी अपना गुस्सा मिस्टर बख्शी को दिखाते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको पूरी फीस दी थी, फिर आप इस तरह से मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैं आप पर लीगल एक्शन ले सकती हूँ। अयान ने अवनी को शांत करते हुए कहा, अपने गुस्सा को संभालो, तुम इस तरह मेरे लॉयर को परेशान नहीं कर सकती। उसने सिर्फ वही किया जो मैंने करने को बोला था। इसके बाद में सबख्शी को इशारा करता है और वह वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। इस वक्त बहुत ही गुस्सा थी, बेडरूम में जाकर लेती है। अयान जानता था अवनी अभी इस वक्त बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए वो उसे ज्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि वहां से चला जाता है। अभी अवनी घर में अकेली थी। उसने थोड़ी देर बाद अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। उसने वहां बाहर की ओर देखा। तब तक अयान वहां से जा चुका था। वह चैन की सांस लेकर बाहर आ जाती है। वह तुरंत ही चिराग को फोन कर कहती है, जितना जल्दी हो सके अयान कपूर को गायब करवा दो। उस आदमी ने मेरी जिंदगी में नाक में दम करके रखा है। चिराग ने एक बार फिर से कंफर्म करते हुए कहा, बॉस क्या आप अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हैं? अवनी ने कहा, क्या हम किसी और अयान कपूर को भी जानते हैं? चिराग ने सफाई देते हुए कहा, नहीं बॉस, माफ करिए, मगर वह जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। हो सकता है ये हमारे लिए खतरे की बात भी हो। क्या हमें फिर भी ऐसा करना चाहिए? अवनी ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? जितना कहा है उतना करो। उसे उठा लो। आइंदा से मैं उसे अपने सामने ना देखूं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अयान तो घर से जा चुका था, मगर कुछ लोग थे जो उनके घर से कुछ दूरी पर वहां नजर रखे हुए थे। शायद वह चिराग के भेजे हुए लोग ही थे। वह लोग भी नहीं जानते थे कि अयान कहां पर है। जैसे ही शाम हुई अयान अपनी कार लेकर अवनी के घर की ओर जा रहा था। चिराग ने अवनी को बता दिया था। अवनी बालकनी से ही नीचे नजर रखे हुए थी। उसने देखा अयान आ चुका था। उसने बिल्डिंग के बाहर ही अपनी कार रोक दी थी, क्योंकि कुछ लोग वहां आगे खड़े थे। उन लोगों ने अयान के साथ कुछ बात की, फिर अयान उनकी कार में बैठ गया। उन लोगों के पास कई बंदूकें थी। कुछ ही पल में वो लोग बयान को लेकर वहां से जा चुके थे। अवनी ने जैसे चैन की सांस ली। अब वह बिल्कुल बेफिक्र थी। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। शायद अब तक उन लोगों ने अयान को यहां से बहुत दूर कहीं भेज दिया होगा, शायद हो सकता है किसी और देश के लिए भी। अवनी को अब सुकून मिल रहा था। वह सोफे पर बैठकर टीवी ऑन करती है, क्योंकि अब कुछ करने को तो था नहीं। मगर उसके पेट में से गुड गुड आवाज आई। उसे जैसे भूख लग रही थी। उसने एक बार किचन की ओर नजर दौड़ाई। उसे खाना बनाने में आलस आ रहा था और वह ज्यादा कुछ अच्छा बना भी नहीं सकती थी। उसने किचन की ओर देखा तो उसे अयान की याद आ गई। वाकई में उसने लंच बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था, मगर अवनी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कुछ पल के लिए वो अयान के ख्यालों में ही खो गई। शायद उसने अयान के साथ गलत किया था, मगर अयान भी तो कहाँ सही था। उसने भी तो अवनी के साथ धोखा किया था और उन पेपर्स को बदल दिया था। फिर अवनी इन सब ख्यालों को छोड़ बाहर खाना खाने जाने के बारे में सोचती है। उसके पास कुछ पैसे भी थे जो उसने चिराग से लिए थे। अक्सर अवनी उन पैसों को कभी यूज नहीं किया करती थी जो उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कमाए थे। मगर अब उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो जल्दी ही कुछ करके पैसे कमाना चाहती थी, मगर अभी के लिए वह उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर सकती थी। अवनी अपने घर को लॉक कर बाहर आ जाती है। उस वक्त वहां कोई टैक्सी नहीं थी। हालांकि उनके पास कोई कार नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा चलकर आगे हाईवे पर जाती है। वहां से उसे एक टैक्सी भी मिल जाती है। अवनी शहर की कई बड़े होटल में खाना खा चुकी थी।
वह उसी होटल में जाती है जहां उसे सबसे ज्यादा खाना पसंद था। दरअसल वो वही होटल था जहां से एक बार अयान ने खाना ऑर्डर किया था। फिर से इस जगह पर आकर उसे अयान की याद आ गई। मम्मी को पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था, मगर वह अपना ध्यान उस वक्त अपने भूखे पेट की ओर लगाती है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। उसने इस बार कोई स्पेशल कमरा बुक नहीं किया था। वह लोगों के बीच बैठी थी। उसने एक नॉर्मल सी जीन्स और टॉप पहन रखा था। कोई भी अवनी को देख इसकी असली पहचान का पता नहीं लगा सकता था। अवनी ने खाना तो ऑर्डर कर लिया, मगर जब तक खाना आता, उससे पहले कोई और वहां आ चुका था। अवनी अकेली बैठी थी तो उसके सामने एक आदमी चेयर खींचकर उसके सामने बैठ गया। ये देख अपनी चिढ़ गई जैसे उसे पता चला कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि अयान है। अवनी के तो जैसे होश ही उड़ गई के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वो चिराग का मैसेज था। अवनी ने तुरंत उसे खोला। उसने एक नजर अयान की ओर देखा और एक नजर अपने फोन में देखा। चिराग ने लिखा था, बॉस अयान सर का कुछ पता नहीं और उन्हें जो लोग ले गए थे उनसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अवनी ने तुरंत ही अपना फोन बंद कर दिया। वह समझ चुकी थी कि क्या हुआ होगा। वह अयान के सामने यह नहीं बता सकती थी कि अभी कुछ वक्त पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसने करवाया था। अवनी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं था। जब मर्जी होती है आ जाते हो, जब मर्जी होती है चले जाते हो। अवनी की बात सुन अयान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? एक तो खुद ही गायब करवाती हो और ऊपर से इतनी अनजान बनती हो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? अवनी ने कहा, जैद क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ भी क्यों करूंगी? अयान कोई जवाब देता उससे पहले ही वहां पर खाना आ चुका था। अवनी बात बदलते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। अवनी अयान को बिना कुछ कहे खाने लगती है। उसने एक बार भी अयान को खाने के लिए नहीं पूछा। अयान अवनी को बस खाते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने खाना नहीं खाया और ना ही एक भी बार अवनी ने उसे कहा। अवनी के खाना खा लेने के बाद अवनी ने सोचा, क्यों ना अयान को थोड़ा परेशान किया जाए। वह अयान को बिल थमाते हुए, जिसे अभी अभी वेटर ले आया था, कहती है, ये लो, इसे तुम पे कर देना। ये बोलकर वह तुरंत वहां से निकल जाती है। वह अयान को कुछ भी कहने का मौका नहीं देती। होटल के बाहर आकर वह बहुत ही हंसती है। उसे लगा अयान को वहां बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बिल बहुत ज्यादा होगा और पता नहीं अयान के पास इतने पैसे होंगे भी या नहीं। वह तुरंत वहां से निकल जाना चाहती थी। उसी वक्त वहां एक टैक्सी आकर रुकी। वह उसमें बैठने ही वाली थी कि अयान वहां आ गया। जैसे ही अवनी ने अयान को देखा उसने अपना मुंह बना लिया। अयान भी उसके साथ जाने वाला था। वो दोनों चुपचाप टैक्सी में बैठ जाते हैं।